नमस्कार। पॉलिटी की लास्ट क्लास न्यायिक समीक्षा हम पढ़ रहे थे उसमें। और न्यायिक समीक्षा के बारे में हमने जाना कि न्यायपालिका को शक्ति प्रदान करती है केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर कुछ सीमाएं तय करने के लिए। अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार कोई ऐसा प्रावधान संविधान में या किसी एक्ट के द्वारा करती है जो संविधान के किसी प्रावधान का हनन करता है, तो उसकी जांच न्यायपालिका करेगी और उस प्रावधान को निरस्त कर देगी। हमने जो है न्यायपालिका से संबंधित जो विवाद उठे थे कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में उनको पढ़ा। और न्यायपालिका कैसे जो है बेसिक स्ट्रक्चर में शामिल हो गई, कौन से विवाद से शामिल हुई और इसे कब इसका इम्प्लीमेंट किया गया, हमने वो विवाद भी पढ़े कल। इसी को आगे बढ़ाते हुए आज न्यायिक समीक्षा 9वीं अनुसूची से कैसे जुड़ती है उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखो, 9वीं अनुसूची लैंड रिफॉर्म से संबंधित है, भूमि सुधार से संबंधित है। ब्रिटिश भारत के समय ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन की एक ही पॉलिसी थी, ब्रिटेन भारत को लूट रहा था। तो ये बहुत बड़े पैमाने पे राजस्व इकट्ठा करता था। तो इसने जो है जमींदारी प्रथा को जन्म दे दिया है, सामंतवाद को जन्म दे दिया। अब इस प्रथा ने जो है स्वतंत्र भारत में बहुत सारी समस्याएं पैदा की। बहुत संक्षिप्त में बताता हूँ। सबसे पहली समस्या कि असंतुलन हो गया बीच में, असंतुलन की स्थिति आ गई। एक व्यक्ति पे बहुत सारी ज़मीनें हैं और इस व्यक्ति ज़मींदार के कारण जो है, जो किसान है वो अपने ही खेत में मज़दूर बन के रह गया। दूसरी स्थिति थी कि जो सार्वजनिक हित में सरकार के द्वारा भूमि का अधिग्रहण किया जाता था, उसमें जो है फंडामेंटल राइट्स आड़े आ जाते थे बीच में। तो ये जो है बहुत सारा विवाद की स्थिति बन गई देश में। अब इस स्थिति को देखते हुए जो है सरकार ने एक योजना बनाई कि भूमि सुधार से संबंधित प्रावधान बनाए जाएंगे और ये प्रावधान जो है न्यायिक समीक्षा से बाहर रखे जाएंगे, या ये प्रावधान अगर मौलिक अधिकारों से असंगत भी होते हैं, मतलब इनके द्वारा जो है फंडामेंटल राइट्स का हनन भी होता है, तो भी ये अवैध घोषित नहीं ठहराए जा सकते। तो ये व्यवस्था जो है बनाई गई। दूसरा, इसमें ये भी याद रखने लायक बात है कि जो पहला संविधान संशोधन जिसके द्वारा जो है 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, ये संविधान सभा ने ही संशोधन किया था। क्योंकि भारत की पहली संसद संविधान सभा, जो हम 17वीं या वर्तमान की जो संसद पढ़ते हैं, इसका गठन 1952 से हुआ है। मैं बात 1951 की कर रहा हूँ, है ना? तो इसको जो है समझते हैं और इसमें क्या-क्या विवादास्पद स्थिति रही है, उनको जानते हैं। तो हम हेडिंग लगाएँगे क्या? 9वीं अनुसूची और न्यायिक समीक्षा। 9वीं अनुसूची और न्यायिक समीक्षा। देखो, 9वीं अनुसूची जो है, 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है। ठीक है? भूमि सुधार में सबसे बड़ी जो समस्या आ रही थी, सरकार द्वारा सार्वजनिक हित में भूमि अधिग्रहण किया जाता था। देखो, कोई सरकार, राज्य सरकार है और वो वहाँ पे मास्टर प्लान लाना चाहती है, वहाँ पे जो है सार्वजनिक हित के लिए सड़क निकालना चाहती है, या वहाँ पे कोई पुल बनाना चाहती है, या रेलवे लाइन निकालना चाहती है, वो कुछ भी ऐसा काम करना चाहती है जो सार्वजनिक हित में है, तो उसके लिए जो है भूमि चाहिए। अब जिनकी भूमि है वो मालिक अपने फंडामेंटल राइट्स का सहारा लेकर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में पहुंच जाते थे। ठीक है? अब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट देखता था कि भाई फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन है, मतलब मौलिक अधिकारों का हनन है किसी व्यक्ति को संपत्ति से वंचित करना, क्योंकि मौलिक अधिकार में प्रावधान था ये। तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा जो भूमि
अधिग्रहण का प्रोसेस है उस पे रोक लगा दी जाती थी और सरकार जो है जो योजनाएं लाना चाहती है, जो काम करना चाहती है, उसमें जो है बाधाएं उत्पन्न होती थी। एक बहुत अच्छा उदाहरण जो है हम देखते हैं, जो सबसे पहला जो भूमि अधिग्रहण एक्ट है, इसको निरस्त कर दिया था पटना हाई कोर्ट ने 1950 में। बिहार भूमि अधिग्रहण बिहार भूमि अधिग्रहण एक्ट के तहत बिहार सरकार, एक व्यक्ति था, एक जमींदार था, कामेश्वर सिंह, उसकी जमीन का अधिग्रहण कर लिया बिहार सरकार ने सार्वजनिक हित के लिए। वो व्यक्ति हाई कोर्ट में जा खड़ा हुआ पटना में, 1950 की बात है। पटना हाई कोर्ट ने तथ्य की प्रामाणिकता को देखा और जजमेंट दिया कि बिहार सरकार के द्वारा जो भूमि अधिग्रहण किया गया है कामेश्वर सिंह का, तो वो अधिग्रहण जो है मौलिक अधिकारों का हनन करता है। इस आधार पे जो है, जो बिहार भूमि सुधार अधिनियम है, इसे निरस्त कर दिया बिहार सरकार का जो एक्ट था, इसे निरस्त कर दिया पटना हाई कोर्ट ने। अब ये विवाद जो है, बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट में भी गई, तो सुप्रीम कोर्ट में जब अपील की, सुप्रीम कोर्ट ने भी यही तथ्य बोला। ये तो फैक्ट है कि भाई मौलिक अधिकार जो है संविधान के द्वारा दी गई अधिकार हैं और इसमें संपत्ति का अधिकार भी फंडामेंटल राइट्स है होगा। तो अब ये बहुत बड़ी समस्या हो गई। इस समस्या को देखते हुए संविधान सभा ने, क्योंकि अभी जो है 1950-51 में भारत की पहली संसद संविधान सभा ही है, इसमें जो है तत्कालीन देश के प्रधानमंत्री नेहरू के द्वारा एक प्रस्ताव पेश किया गया अंतरिम संसद के सामने। यहां संसद का मतलब संविधान सभा से है, मैं 1951 की बात कर रहा हूं। अभी 1951 में नेहरू के द्वारा जो है प्रस्ताव पेश किया गया, और प्रस्ताव किससे जुड़ा था? 9वीं अनुसूची से। और प्रस्ताव जो है लगभग 8 मई 1951 को पेश किया गया, और ये जो है फिर उसके बाद सिलेक्टेड कमेटी के पास चला जाता है, चयन समिति की सिफारिशों के बाद ये 18 जून 1951 में राष्ट्रपति के द्वारा अधिनियमित कर दिया जाता है और ये एक्ट बन जाता है। और ये संविधान का पहला संविधान संशोधन था जिसके द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई और उसमें आर्टिकल 31 बी को शामिल किया गया। इसमें क्या कहा गया? इस 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार से संबंधित प्रावधान थे, और ये कहा गया कि भूमि सुधार से संबंधित या 9वीं अनुसूची में आने वाला कोई भी एक्ट, ये समझने की बात है कि भी 9वीं अनुसूची में आने वाला कोई भी अधिनियम व विनियम इस आधार पर रद्द नहीं किया जाएगा कि वो फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार का हनन करता है। बात समझने की है। 9वीं अनुसूची को संरक्षण दे दिया गया 31 बी के द्वारा, संविधान सभा के द्वारा या अंतरिम संसद के द्वारा संविधान में पहला संशोधन किया गया, 9th शेड्यूल को जोड़ा गया, 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, और इसके द्वारा जो है ये प्रावधान कर दिया गया कि 9वीं अनुसूची में शामिल जितने भी एक्ट हैं वो इस आधार पर रद्द नहीं किए जा सकते कि वो फंडामेंटल राइट्स का हनन करते हैं। तो यहां जो है ये बात ध्यान रखने की है कि 9वीं अनुसूची में शामिल विषय को न्यायिक समीक्षा से बाहर कर दिया गया। तो इसमें जो हम क्या लिखेंगे कि ये विवाद जो है, ये जो प्रावधान है न्यायिक समीक्षा से बाहर था। ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट या न्यायपालिका को इससे आपत्ति नहीं थी क्योंकि संविधान निर्माता ही इस डिसीजन को ले रहे हैं, तो ये विवाद का विषय नहीं था और ये जरूरी भी था इस समय,
क्योंकि भारत सरकार चाहती थी कि कैसे भी सामंतवाद का अंत कर दिया जाए, जमींदारी प्रथा का अंत कर दिया जाए और इसके स्थान पर सामंतवाद के स्थान पर समाजवाद को लाया जाए। और ये तभी हो सकता था जब कोई कठोर कानून बनाकर लागू किया जाए, क्योंकि मौलिक अधिकार इस जमींदारी प्रथा को समाप्त करने के बीच में बाधा बन रहे थे। तो इस बाधा को दूर किया गया, 9वीं अनुसूची बनाई गई, 31 बी आर्टिकल इसमें शामिल किया गया। 31 बी के द्वारा 9वीं अनुसूची को संरक्षित कर दिया गया। कहा गया कि इसमें जो भी प्रावधान शामिल किए जाएंगे 9वीं अनुसूची में, उनकी न्यायिक समीक्षा नहीं होगी, भले ही मौलिक अधिकारों का हनन होता हो। तो इसमें जो है कोई समस्या नहीं हुई। इसको पहली बार चुनौती दी गई शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ के विवाद में। 1951 का ये विवाद है, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ। 1951 में जो है, जो पहला संविधान संशोधन है, इसकी संवैधानिकता को चुनौती दी गई और ये कहा गया कि ये सीधे सीधे जो है अनुच्छेद 13 का उल्लंघन करता है। सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई, याचिका दायर की गई। 13 का उल्लंघन है 9वीं अनुसूची। इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भी 13 कहता है कि कोई भी ऐसी विधि नहीं बनाई जाएगी जो मौलिक अधिकारों से असंगत हो। मतलब मौलिक अधिकारों का अगर हनन करता है कोई कानून तो वो शून्य माना जाएगा। यह आर्टिकल 13 कहता है, अनुच्छेद 13 की व्याख्या है ये। तो यहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस विवाद में कि भाई ये जो विधि है ये बात करता है सामान्य कानून की, और जो संविधान संशोधन है जिसको आप चुनौती दे रहे हो 13 के आधार पर, ये कानून नहीं है। तो न्यायिक समीक्षा से परे रहेगी 9वीं अनुसूची, कोई दिक्कत नहीं है, और इसकी संवैधानिकता को किसी भी तरह से चुनौती नहीं दी जा सकती। पहला संविधान संशोधन वैध माना जाएगा। इसको लिखकर समझते हैं। तो यहां जो है 9वीं अनुसूची का सृजन हो गया। अब ये जो 9वीं अनुसूची है, इसको पहली बार जो चुनौती दी जाएगी वो शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ। 9वीं अनुसूची और इससे संबंधित पहला विवाद जो है शंकरी बनाम शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ, यूनियन ऑफ इंडिया, 1951। ये जो शंकरी प्रसाद है, ये बिहार के जमींदार थे और इन्होंने जो है जो प्रथम संविधान संशोधन है उसको चुनौती दी। आधार क्या बताया? आधार बताया कि भी अनुच्छेद 13 का उल्लंघन करता है ये प्रावधान। अब सुप्रीम कोर्ट जो है इस विवाद में व्याख्या देगा कि जो 13 में विधि शब्द यूज किया गया है, अनुच्छेद 13 को जब आप पढ़ोगे तो उसमें सीधे सीधे कहा गया है कि सरकार के द्वारा या संसद के द्वारा बनाया गया कोई भी ऐसा कानून जो मौलिक अधिकारों से असंगत हो, मिसमैच हो या उसका हनन करता हो, तो उस सीमा तक शून्य माना जाएगा जिस सीमा तक वो मौलिक अधिकारों का हनन करता हो। ये अनुच्छेद 13 कह रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां ये कहा कि भी जो 13 में विधि शब्द है, ये सामान्य कानून की बात की जा रही है, लेकिन जो संविधान संशोधन है, ये सारी बात जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही जा रही है। संविधान संशोधन कानून नहीं है। तो ये जो है इसकी वैधानिकता को चुनौती नहीं दी जा सकती और ये संविधान संशोधन वैध है, संवैधानिक है। आगे चलते हैं। अब उसके बाद जो है उसके बाद सीधा हम चलते हैं किस तरफ?
इंदिरा गांधी विवाद में चलते हैं। इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण। इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण जो केस हम पढ़ रहे थे कल, उसमें हमने पढ़ा कि भी इंदिरा गांधी जो है, जो चुनाव जीती थी रायबरेली से, उसे जो है हाई कोर्ट के द्वारा अवैध घोषित कर दिया गया और इंदिरा गांधी पे 6 वर्ष तक चुनाव ना लड़ने की रोक लग गई। इस फैसले के खिलाफ जब इंदिरा गांधी सुप्रीम कोर्ट में गई तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस फैसले पर रोक लगा दी कुछ हद तक। और उसके बाद जो है इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल लगा दिया और आपातकाल के समय जो है कुछ ऐसा संविधान संशोधन किया, जैसे 39वां संविधान संशोधन किया। और 39वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा जो राष्ट्रपति है, वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति है, पीएम है और जो स्पीकर है, इनके चुनाव से संबंधित अगर कोई प्रावधान है या कुछ विवाद होता है निर्वाचन से संबंधित, उसे जो है न्यायिक समीक्षा से बाहर कर दिया गया। और इसके साथ साथ 9वीं अनुसूची में भी कुछ केंद्र सरकार ने जो है कुछ प्रावधान जोड़ दिए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना वक्तव्य दिया और सुप्रीम कोर्ट ने जो है न्यायिक समीक्षा को मूल अधिकार बता दिया कि ये जो है मूल ढांचा, मूल अधिकार नहीं, मूल ढांचे में आएगा। संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है न्यायिक समीक्षा। और लोकतंत्र जिंदा रखना है तो उसके लिए जो है निर्वाचन में अगर कुछ गड़बड़ होता है तो उसका निरीक्षण भी न्यायपालिका कर सकती है। इसके बाद जो है एक संविधान संशोधन सरकार के द्वारा किया गया, 42वां संविधान संशोधन। ये जो 42वां संविधान संशोधन है, इसने जो है कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में विवाद खड़ा कर दिया। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया और हम जो है न्यायिक समीक्षा से संबंधित प्रावधान ही देखेंगे। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ और इसके द्वारा जो है संसद ने जो न्यायपालिका न्यायपालिका की शक्तियों पर, मतलब शक्तियों में कुछ कमी कर दी, न्यायपालिका की शक्तियों पर सीमाएं तय कर दी। और दूसरा, जो 9वीं अनुसूची है, नौवीं अनुसूची में शामिल विषयों को न्यायिक समीक्षा से बाहर कर दिया। तो ये जो है 42वें संविधान संशोधन में किया गया। न्यायपालिका की शक्तियों पे प्रतिबंध लगाया गया। उसके साथ साथ जो है, जो 9वीं अनुसूची में शामिल विषय हैं उनको न्यायिक समीक्षा से बाहर कर दिया गया। वैसे तो जो है सरकार बदली 1977 में और 43वें व 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इन प्रावधानों को पहले जैसा ही कर दिया गया। मतलब न्यायपालिका की जो शक्तियां हैं उन पे जो सीमाएं थी उन्हें हटा दिया गया और न्यायिक समीक्षा से संबंधित जो प्रावधान किए गए थे 42 में उन्हें भी समाप्त कर दिया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो है मील का पत्थर गाड़ने की बात की और उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, एक विवाद पूछा वामन राव बनाम भारत संघ का 1981 में। और ये जो विवाद है 1981 में, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा,
वामन राव बनाम भारत संघ 1981। इस विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 24 अप्रैल 1973 से पहले के जितने भी संविधान संशोधन हैं, जितने भी पहले किए गए हैं, वो सब के सब वैध माने जाएंगे, यानी उनकी न्यायिक समीक्षा नहीं करेंगे हम। लेकिन जितने भी संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1973 के बाद किए जाएंगे, उन सभी की न्यायिक समीक्षा की जाएगी। ये बात ध्यान रखना, फिर से समझो। वामन राव बनाम भारत संघ 1981 में हुआ एक विवाद है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 24 अप्रैल 1973 से पहले पहले सरकार के द्वारा जितने भी अमेंडमेंट किए गए हैं वो सब वैध है, उनकी न्यायिक समीक्षा नहीं करेंगे हम, ये न्यायपालिका कह रही है। लेकिन 24 अप्रैल 1973 के बाद के जितने भी संविधान संशोधन हैं, उनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। कब की जाएगी? अगर लगता है उसका कोई प्रावधान मौलिक अधिकार और संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित करता है, हनन करता है, तो न्यायिक समीक्षा इसकी की जाएगी। अब प्रश्न उठता है कि 24 अप्रैल 1973 का ही डेट क्यों चुना न्यायपालिका ने? तो इसके लिए केशवानंद भारती बनाम भारत संघ का जो विवाद है 1973 का, इस दिन जो है केशवानंद भारती बनाम भारत संघ विवाद का निर्णय आया था, जिसमें जो है बेसिक स्ट्रक्चर, संविधान का मूल ढांचा, सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। तो ये जो है वामन राव में कहा गया। उसके बाद बहुत सीधी सीधी बात जो है, IR कोलो बनाम तमिलनाडु विवाद 2007 का है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने मतलब इसमें जो है कोर्ट के द्वारा, न्यायपालिका के द्वारा बहुत विस्तार से समझाया गया। और इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद, 24 अप्रैल 1973 के बाद जितने भी संविधान संशोधन हैं, यदि वे फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 14, 15, 19 और 21 तथा संविधान के मूल ढांचे का हनन करते हैं, तो उनकी न्यायिक समीक्षा की जाएगी तथा अवैध घोषित कर दिया जाएगा उन्हें। फिर से समझो, संविधान संशोधन के द्वारा अगर कोई ऐसा कानून बनाया जाता है, कोई ऐसी विधि बनाई जाती है जो अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 और इसके साथ साथ मौलिक अधिकार के मूल ढांचे का, मतलब संविधान के मूल ढांचे का हनन करती है, तो उसकी न्यायिक समीक्षा की जाएगी और उसे अवैध घोषित कर दिया जाएगा। तो इसमें भी जो है 24 अप्रैल 1973 की डेट दी गई। तो वर्तमान में स्थिति क्या है? वर्तमान में स्थिति है कि 9वीं अनुसूची में, जब 9वीं अनुसूची का सृजन किया गया, इसमें जो है 13 विषय थे। उसके बाद इसमें वर्तमान में 284 विषय हैं। तो 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया कोई भी विषय अगर मौलिक अधिकारों का हनन करता है या मूल ढांचे का हनन करता है, तो उसकी न्यायिक समीक्षा की जाएगी और उसे अवैध घोषित कर दिया जाएगा। तो 9वीं अनुसूची से संबंधित प्रावधान हमने पढ़े। इसमें 3-4 बातें आपको याद रखनी है। सबसे पहला जो है, इसमें आपको कामेश्वर सिंह बनाम बिहार सरकार 1950 का जजमेंट था, जिसमें पटना हाई कोर्ट ने जो भूमि अधिग्रहण एक्ट है बिहार का, उसे रद्द कर दिया। उसके बाद ये विवाद
इसी तरह का विवाद जो है नागपुर हाई कोर्ट में देखने को मिला, इसी तरह का विवाद इलाहाबाद हाई कोर्ट में देखने को मिला। तो इस समस्या को देखते हुए जो संसद है, उस समय की संसद प्रथम संसद जो है संविधान सभा ही थी। तो तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू के द्वारा एक प्रस्ताव पेश किया गया संविधान सभा या संसद के समक्ष। इसको जो है कानून बना दिया गया। इसके द्वारा पहला संविधान संशोधन किया गया इस प्रस्ताव के द्वारा, और 9वीं अनुसूची का सृजन हुआ, और इसमें जो है 31 बी आर्टिकल को शामिल करके जो है संरक्षित कर दिया गया 9वीं अनुसूची को। ये भूमि सुधार से संबंधित था। उसके बाद इस भूमि सुधार अधिनियम या 9वीं अनुसूची को जो है पहली बार चुनौती दी गई शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ये संवैधानिक है, संविधान संशोधन कानून नहीं है, और 13 में जो विधि का प्रयोग किया गया है विधि शब्द का, वो सामान्य कानून से है। उसके बाद जो है सरकार और कार्यपालिका, मतलब कार्यपालिका और न्यायपालिका में जो है संघर्ष देखने को मिलता है, जिसका जो आधार बना, वो आधार कौन सा विवाद बना, वो आधार जो है 1975 में इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण में, जब इंदिरा गांधी को चुनाव में इंदिरा गांधी पे चुनाव कदाचार साबित हो गया, तो इसमें हाई कोर्ट ने 6 वर्ष की रोक लगा दी प्रधानमंत्री पे। अब ये बहुत बेइज्जती वाली बात थी कि देश का प्रधानमंत्री पे इस तरह से उनके चुनाव को रद्द घोषित कर दिया गया और उन पे 6 वर्ष के लिए रोक लगा दी गई। फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने जो है कहा कि इस निर्णय के कुछ प्रावधान पे हम रोक लगाते हैं, और कुछ शक्तियां जो है प्रधानमंत्री रहते हुए दे दी गई उन्हें, लेकिन संसद की चलती कार्यवाही में भाग ना लेना, और अगर वोट डालने का नंबर आता है, कोई ऐसा विषय है जिस पे वोट देना हो, तो उसमें जो है इंदिरा गांधी को परमिशन नहीं थी उसमें वोट देने की। तो यहाँ आके कहीं ना कहीं ये बात चुभती है कि देश के प्रधानमंत्री को इस तरह से रोक दिया गया। तो न्यायपालिका के विरुद्ध अब जो है 39वां संविधान संशोधन किया गया। 39वें संविधान संशोधन के बाद जो है 42वां संविधान संशोधन किया गया, जिसमें न्यायिक समीक्षा पे रोक लगाई गई, और जो न्यायपालिका की शक्तियां हैं उन पे सीमा तय कर दी गई। उसके बाद जो है वामन राव बनाम भारत संघ 1981 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि भी 24 अप्रैल 1973 से जितने भी पहले के संविधान संशोधन है वो सब वैध हैं, चाहे उसमें कोई भी प्रावधान है। लेकिन इसके बाद का कोई भी ऐसा प्रावधान, भले ही 9वीं अनुसूची में शामिल कर लिया जाए, वो न्यायिक समीक्षा से बाहर नहीं होगा यदि वो मूल ढांचे को हनन करता हो या फंडामेंटल राइट्स का हनन करता हो। यही बात IR कोहलो बनाम तमिलनाडु 2007 के विवाद में न्यायपालिका के द्वारा कही गई। इसमें कहा गया कि अगर कोई प्रावधान जो 24 अप्रैल 1973 के बाद का प्रावधान है संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया है, और वो आर्टिकल 14 का, अनुच्छेद 14 का, 15 का, 19 का और 21 का हनन करता है, तो इसके साथ साथ जो है मूल ढांचे का हनन करता है, तो उसे अवैध घोषित कर देंगे हम, उसकी न्यायिक समीक्षा की जाएगी। तो वर्तमान में जो है 9वीं अनुसूची में शामिल विषय की भी न्यायिक समीक्षा की जाती है। कब की जाती है? जो संशोधन किस किस की जाती है? जो संशोधन 24 अप्रैल 1973 के बाद के संशोधन है और मूल अधिकार और मूल ढांचे को प्रभावित करते हैं। तो हम इसमें आज इतना ही पढ़ेंगे। नमस्कार।